गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विचारक की जो कि उदारवाद के जनक माने जाते हैं। हम बात करेंगे आज जॉन लॉक की कि जॉन लॉक की क्या आइडियोलॉजी थी, उन्होंने किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में तो बताया, बट स्टेट के मुकाबले व्यक्ति को, इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दी और गवर्नमेंट को पूरी तरीके से लिमिटेड कर दिया। और यानी कि सरकार जो होगी, जो सॉवरेनिटी होगी, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगी। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जॉन लॉक को माना जाता है कि वो फादर ऑफ लिबरलिज्म है, यानी कि उदारवाद के जनक। और उनका एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। इट्स मीन्स कि अगर लिबर्टी चाहिए या लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है या हमें स्वतंत्रता का पूरी तरीके से प्रयोग करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कानून का होना भी ज़रूरी है। बात करें अगर हम कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक क्यों माना जाता है, तो ये हम देखते हैं कि जो जॉन लॉक है वो 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक थे। उन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है और ये बात महत्वपूर्ण है कि उदारवाद के विकास में औद्योगिक क्रांति का विशेष हाथ रहा है। इंग्लैंड पहला ऐसा देश था जिसने औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को अनुभव किया, अतः स्वाभाविक है कि उदारवाद का मूल प्रवर्तक इंग्लैंड में ही पैदा हुआ हो। जब इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में फैला, तब उन देशों में भी उदारवाद को बढ़ावा मिला और वे सब उदारवाद यानी लिबरलिज्म के को मुख्य धारा में ला दिए। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक अपनी पुस्तक में लिखा है कि जॉन लॉक पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को विस्तृत और प्रभावशाली चिंतन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। अगर हम बात करें कि ये जॉन लॉक ने जो उदारवाद की बात की, उसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, यानी जो लिबरलिज्म है उसके जो मेन पॉइंट्स है या मेन एलिमेंट्स है वो क्या है। उदारवाद बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है, लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये विश्वास रखता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक रैशनल बीइंग है। और ये उदारवाद जो है इतिहास के बजाय मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक को चिंतन का आधार मानता है। और उदारवाद जो है वो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता है। इसके साथ ही साथ निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को व्यक्ति के अधिकारों का सारतत्व मानता था, जो कि प्रकृति के नियम पर आधारित था, यानी लॉ ऑफ नेचर था। बात अगर करें कि उदारवाद में बेसिकली और सारी क्या चीज़ें थी, तो इसके अंतर्गत ये भी थी कि जो उदारवाद है वह यह मांग करता था कि सब व्यक्तियों को सब तरह की राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ऐसे अभिव्यक्ति के प्रति सहिष्णुता यानी टॉलरेंस बरतनी जानी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। इसके साथ ही साथ उदारवाद जो है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अपनी सहमति से किसी के प्रति कोई दायित्व स्वीकार कर सकता है जिसमें दोनों पक्षों का लाभ निहित हो। अगर हम बात करें कि जॉन लॉक ने आगे क्या कहा या उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, तो जॉन लॉक जो है बेसिकली वो एक उनका जन्म जो है 1632 में ब्रिटेन में हुआ था और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण विचारक थे। ब्रिटेन में इन्होंने बीए और एमए की उपाधियाँ ली और इसके साथ ही साथ इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो एक एज अ लिबरल थिंकर या उदारवादी विचारक के रूप में था। और उन्होंने वो जॉन लॉक जो है वो 1688 के जो ब्रिटेन में जो रक्तहीन क्रांति जो थी उससे काफ़ी वो प्रभावित थे और इसी को आधार मानकर लॉक जो है वो उदारवादी और सीमित शासन की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जॉन लॉक के प्रमुख जो बुक्स हैं, जो वर्क्स हैं, जो उनके ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके प्रमुख बहुत सारे बुक्स जो आपके स्क्रीन पर है, बट बेसिकली 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। बात करिए अगर हम सामाजिक समझौता की, जॉन लॉक ने किस तरीके का सामाजिक समझौता दिया।
बेसिकली हम ये जानते हैं कि सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने दिया है। लेकिन लॉक का जो सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो लॉक ने प्रेजेंट की, उसमें इंडिविजुअल को बहुत अधिक उन्होंने लिबर्टी दी और स्टेट को पूरी तरीके से लिमिटेड कर दिया। यानी कि वह राजतंत्र में विश्वास तो नहीं करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, यानी संवैधानिक राजतंत्र हो, विधि के शासन की बात करते थे और अधिक से अधिक जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो व्यक्तियों को पक्ष में करने की बात करते थे। और वो कहते थे कि राज्य जो है वह कंट्रोल में रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो कहते हैं कि मेरा जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉ, यानी प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक कानून। फिर है नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा या जो अनुबंध है उसका स्वरूप कैसा होगा, और जो संविदा होगी उसका जो रिजल्ट होगा यानी सॉवरन यानी कि संप्रभु, वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो किस नेचर का होगा। तो इसके बारे में हम लोग डील में डिस्कस करते हैं। पहले वो बात करते हैं ह्यूमन नेचर की कि प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी, और उसमें जो ह्यूमन नेचर होगा, जो मानव होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। हॉब्स की भांति लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की है, लेकिन हॉब्स ने मनुष्य को केवल एक ऐसा माना है कि जिसमें केवल निगेटिव एस्पेक्ट और निगेटिव टेंडेंसी होती है। वो केवल मारपीट करता है, झगड़ा करता है, और उसके अंदर जो पाश्विक जो प्रवृत्तियां हैं वो होती हैं। लेकिन हॉब्स के जस्ट उल्टा होता है। लॉक का जो परसेप्शन है वो ये कहते हैं कि मानव में जो मानवीय गुण होते हैं और मनुष्य की जो प्रमुख विशेषता ये होती है कि वह बुद्धिमान और विचारवान प्राणी होता है। वो अपनी बुद्धि विवेक से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। लॉक आगे कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से जो है वो पारस्परिक सहयोग करने वाला, उसके अंदर प्रेम, दया, सद्भावना इत्यादि होती है, और इसी के आधार पर वह दूसरे व्यक्तियों के साथ सोसाइटी में एक संबंध बनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर हॉब्स और लॉक का जो मानव संबंधी विचार है उसमें बहुत अधिक डिफरेंस है। लॉक ये कहते हैं कि जो मानव है वो मनुष्य जो है वो परोपकारी है, और मेरा जो ह्यूमन नेचर जो है यानी मानव का स्वभाव जो है वो शांति प्रिय है। तो फिर इस आधार पर उसने बात की कि स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी। जॉन लॉक ये कहते हैं कि मनुष्य चूँकि परोपकारी है, दयालु है, सहयोगी है, तो इसी आधार पे प्राकृतिक अवस्था भी उसी तरीके से होगी। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सृष्टि सभी एक ही स्तर पर लोगों को बनाती है। और दूसरा, प्राकृतिक अवस्था जो है वो शांतिपूर्ण है, पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है, और इसी आधार पर सभी व्यक्ति जो है वो समान हैं और स्वतंत्र हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता है। और तीसरा है कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता जो होती है वो स्वच्छंदता नहीं होती है। लिबर्टी और लाइसेंस, यानी कि जो स्वतंत्रता है और स्वच्छंदता में एक अंतर होता है। स्वतंत्रता मतलब कि आप दूसरे की भी स्वतंत्रता का भी उतना ही सम्मान करें जितना आपको मिली हुई है, लेकिन स्वच्छंदता का अर्थ ये है कि आप दूसरे की लिबर्टी को, दूसरे के अधिकार को, दूसरे की स्वतंत्रता का आप हनन कर रहे हैं और अपनी केवल अधिकार को या अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता होगी, स्वच्छंदता नहीं। तो इसी आधार पे वो कहते हैं कि मानव प्रकृति इस तरीके का है और प्राकृतिक अवस्था इस तरीके की है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था अगर बहुत अच्छी है तो फिर ये प्रश्न उठता है, तो लॉक ने क्यों ये कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेट नहीं है। ये प्राकृतिक अवस्था ऐसी है जहाँ पर राज्य नहीं है, यहाँ पर सभी व्यक्ति समान हैं और यहाँ पर उनके पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, यानी कि उनको जो कंट्रोल में रख सके। राज्य का जो अस्तित्व है वो अभी यहाँ नहीं है। लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है तो क्या ज़रूरत थी राज्य बनाने की, क्या ज़रूरत थी। लॉक ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक सॉवरेनिटी आए जो सभी लोगों को, जो सोसाइटी में जितने भी नागरिक हैं, उनको कंट्रोल में रख सके। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर समानता जो है, सभी को एक समान मिली हुई है, लेकिन अगर
ऐसी स्थिति हो कि कुछ व्यक्ति जो हैं या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति के समानता का या अधिकार का उल्लंघन करें, तो उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट कौन करेगा। यानी कि लिबर्टी है तो ठीक है, लेकिन अगर लाइसेंस का कोई प्रयोग कर रहा है यानी स्वच्छंदता का कोई प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी कौन अथॉरिटी होगी जो बाकी नागरिकों को भी स्वतंत्रता दिलाएगी, उनका रक्षण करेगी, उनको सिक्योर करेगी। तो इस प्रश्न के जवाब में जॉन लॉक कहते हैं, तो यहाँ पर चूँकि वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार होता है और प्राकृतिक अधिकार जो है वो प्रकृति के द्वारा मिलता है। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि चूँकि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी 3 नेचुरल राइट्स हैं। तो नेचुरल राइट्स सभी को समान रूप से मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई आपके नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करे, इसलिए ज़रूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो और सॉवरेनिटी मिले। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जॉन लॉक ने जो बात की है प्राकृतिक अधिकार की, वो प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक ने क्यों की, और ये किस तरीके से अक्सर एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछता है अलग से कि जॉन लॉक का जो नेचुरल राइट्स है, जो प्राकृतिक अधिकार है, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है जो हमें नेचर के द्वारा मिला हुआ है, जो मानव होने के नाते हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं ये 3 हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो एक एक करके इसको देखेंगे कि जीवन के अधिकार के बारे में जॉन लॉक क्या कहते हैं। जॉन लॉक ये कहते हैं कि जो राइट टू लाइफ है उसमें सबसे जो ह्यूमन नेचर की जो सबसे बड़ी आकांक्षा है, जो उसकी इच्छा है, वो ये है सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्मरक्षा। और व्यक्ति जो है वो हमेशा चाहता है कि उसकी आत्मरक्षा यानी आत्म सुरक्षा हो सके, और ये उसका जो है उसके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बुद्धि संगत कार्य करता है, और मनुष्य का ये विशेषाधिकार है और ये एक प्राकृतिक नियम से उपलब्ध होते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक अधिकार है जॉन लॉक के अनुसार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है, यानी कि लाइसेंस नहीं है। लॉक ये कहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना और किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता है, और प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता की उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर तीसरा जो बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक जो है संपत्ति के अधिकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है एक महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसका तात्पर्य ये है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन को धारण करने में समर्थ बाह्य वस्तुओं पर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित करना है। उनके मतानुसार आरंभ में वस्तुओं पर सबका समान अधिकार था, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का श्रम किसी वस्तु से जोड़ देता है तो उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ में ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुओं सभी व्यक्तियों को एक साथ सामूहिक रूप से दे दी। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी तभी आपकी बनेगी जब व्यक्ति अपनी श्रम को उस प्रॉपर्टी में मिला देगा, और तब वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। यानी जॉन लॉक ये कहते हैं कि श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि मानवों में समाज में प्रवेश करने का कारण ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा है। यानी जहाँ पे जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को महत्व देते हुए जो बात करते हैं, उसके आधार पर सबाइन ये कहता है कि यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विभिन्न अंग के रूप में लेकर समाज में आता है। अतः समाज इस अधिकार की सृष्टि नहीं करता और कुछ सीमाओं को छोड़कर उसका नियमन भी नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि समाज और शासन दोनों का उद्देश्य संपत्ति के पूर्ववर्ती प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करना है। तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, और यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि 3 नेचुरल राइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इन 3 नेचुरल राइट्स का वायलेशन ना करे, इसलिए ज़रूरी है कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं,
और इसी के आधार पर वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा और सॉवरेनिटी बनेगी। तो जॉन लॉक ने जिस संविदा की बात की है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, उसका नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पर हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट की बात की, लेकिन केवल जॉन लॉक ही अकेले ऐसे संविदावादी विचारक हैं जिन्होंने दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, दो प्रकार की संविदा की बात की है। पहला वो कहते हैं कि दो प्रकार की संविदा होगी। पहला होगा नागरिक संविदा और दूसरा होगा राजनीतिक संविदा, यानी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो नागरिक जो संविदा है, जो समझौता है, वो लोगों के बीच में होगी, और राजनीतिक समझौता जो है लोगों और सरकार के बीच में होगी। यानी कि पहले संविदा के या पहले समझौते के आधार पे सभी नागरिक आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं जिसको नाम दिया गया है नागरिक समझौता, यानी कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा जो होता है कि सारे नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में, कि यहाँ पर नागरिक जो है सरकार के साथ एक समझौता करते हैं और जिसका रिजल्ट आता है लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो नागरिक हैं वो सरकार से ये कहते हैं कि एज अ गवर्नमेंट हम आपको अपॉइंट तो कर रहे हैं और आपका ये ड्यूटी है कि आप हमारे इन 3 नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि उनको किसी भी तरीके से जितने भी नागरिक हैं उनके इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी है। और यहाँ पर जो समझौता है वो आपसी सहमति पर आधारित है, किसी को बाध्य नहीं किया गया है, और सभी जो व्यक्ति हैं वो सहमति पर इस नवीन समाज में का निर्माण करते हैं। तो अगर ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाता है, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है, तो क्या होगा, तो जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है वो फेल हो जाएगा या गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, लेकिन जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा और नागरिक फिर आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे और फिर उस नागरिकों और गवर्नमेंट के बीच में दोबारा पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका रिजल्ट फिर आएगा एक लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट की बात करता है, एक ऐसे सरकार की बात करता है जो कि एज अ ट्रस्ट अपॉइंट होगी, यानी कि सरकार कैसी होगी, एक ट्रस्टी की तरह होगी, एक संरक्षक की तरह होगी। और इस गवर्नमेंट का काम है कि जो नागरिक हैं उनके नेचुरल राइट्स को, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, इसको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर व्यक्ति जो भी अपने अधिकार राज्य को सौंपता है उसके बदले में समाज से जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, और अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाता है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जॉन लॉक जिस सॉवरेनिटी की बात करता है वो पूरी तरीके से लिमिटेड है और रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि राज्य जो है वो संस्था बन जाने के बाद भी, सरकार के बन जाने के बाद भी जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में ही निहित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ कुछ करीब हैं जॉन लॉक। यहाँ पर इंडिविजुअल को अधिक से अधिक इम्पोर्टेंस मिला हुआ है। और जॉन लॉक ने जो बात की है, जो स्टेट बनेगा यानी कि जो राज्य बनेगा, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है वो कंसेंट पर आधारित है, राज्य जो है वो सहमति पर आधारित है, और इसके साथ ही साथ राज्य जो है वो जन कल्याण का एक साधन है, यानी स्टेट एज अ मीन फॉर गुड ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि राज्य का एक ही कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक उसकी भलाई करना, और यहाँ पर राज्य या शासन का जो लक्ष्य है वो समुदाय की भलाई करना है। इसके साथ ही साथ वो सीमित और मर्यादित राज्य की बात करते हैं, यानी स्टेट इज़ लिमिटेड, और द स्टेट इज़ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, वह वैधानिक राज्य की बात करते हैं। इस कंक्लूजन के रूप में यानी निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने उदारवादी चिंतन के लिए 17वीं शताब्दी में जो आधार प्रस्तुत किया था उसे आगे चलकर भी बहुत अधिक महत्व दिया गया। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में लॉक के विचारों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। समकालीन उदारवादियों में जॉन रॉल्स ने
लॉक का अनुबंध सिद्धांत का अनुसरण करते हुए न्याय का जो विस्तृत सिद्धांत है वो विकसित किया। और रॉबर्ट नॉजिक ने भी जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार पर ही सरकार को एज अ ट्रस्ट के रूप में बताया। यानी कि इस सरकार का कार्य क्या होगा, नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।